नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के लिए लोन कितना हद तक ठीक रहता है। क्या कोई ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी ने बहुत सारा लोन लेके काम कर रही है, जिस कंपनी पे उधार ज़्यादा हो, उसकी इक्विटी अर्थात एसेट से ज़्यादा। अगर आप हमारा इससे पहले पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इक्विटी के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में, एसेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में इसको समझाया हूँ, आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, फंडामेंटल प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। एक बस यहाँ पे एक समरी के रूप में मैं बता देता हूँ। जैसे इक्विटी क्या होता है। इक्विटी जो आपका अपना है, अर्थात आपका पैसा और इन्वेस्टर का पैसा दोनों कंबाइंड इक्विटी में कंसिडर किया जाता है। लाइबिलिटी क्या होता है? जो लोन है, जो कंपनी के ऊपर लोन है, जो दूसरों को देना है अभी, वो हमारा लाइबिलिटीज है। एसेट क्या होता है? एसेट जनरली इक्विटी और लाइबिलिटी को कंसीडर करके दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा पूरा एसेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आपके पास केवल 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख आप दोस्त से लेके घर को खरीद लेते हैं, तो पूरे घर की कीमत 10 लाख वो आपका एसेट है। जबकि जो आपका 5 लाख रुपए था वो आपकी इक्विटी है, और जो दोस्त से लिए थे वो लाइबिलिटीज है। एक टर्म और इसमें है, डिप्रेसिएशन और एमोर्टाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप दोस्त से 100 रुपये उधार लेते हैं और एक मशीन खरीदते हैं, और उस मशीन की लाइफ 5 साल है, अर्थात वो 5 साल 100 रुपये अपने दोस्त को एक बार आप नहीं लौटाने वाले। वो 5 साल मशीन की लाइफ है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 20-20 रुपये उसका 20% 5 साल तक चलने वाला है, अर्थात 20-20 रुपये हर 5 साल में आप उसको चुकता कर देंगे। तो ये आपका डिप्रेसिएशन हुआ, 20 रुपये यहाँ पे उसका डिप्रेसिएशन हुआ। और एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी के ब्रांडिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। ये हुआ इसका एक समरी। अगर इसको डिटेल में देखना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट के फंडामेंटल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए लोन कितना हद तक ठीक रहता है। क्या कोई ऐसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए जो लोन के बेसिस पे काम कर रही हो, जिस कंपनी में उधार ज़्यादा हो, उसके अपने एसेट से, अपने इक्विटी से ज़्यादा उसका उधार चल रहा हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए राजू 2 कंपनी स्टार्ट करता है। पहले कंपनी के केस में राजू के पास बस 100 रुपये हैं जो उसका इक्विटी हुआ, और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसको 200 रुपये चाहिए एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, अर्थात वो 200 रुपये लोन लेता है। तो पहली कंपनी में 100 रुपये उसकी इक्विटी है और 100 रुपये लोन लेके वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी कंपनी में उसके पास अब पैसे हैं नहीं, तो पूरे 200 के 200 रुपये वो लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। कंपनी ए के कंडीशन में उसका 100 रुपये लोन है उसके ऊपर और 100 रुपये उसका है, और कंपनी को साल भर में लगभग मान लीजिए कि 100 रुपये का सेल होता है, 100 रुपये उसकी सेलिंग होती है। कंपनी बी को भी, जिसपे कि पूरा इक्विटी 0 है उसका और डेप्ट 200 रुपीज़ है, तो उसको भी 100 रुपये की सेल होती है। हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होता है, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करना होता है, फिर इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, फिर टैक्स माइनस करना पड़ता है। तो इसी क्रम में हम दोनों कंपनियों का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले केस में कंपनी का वेरिएबल कास्ट 20 रुपये आता है दोनों कंपनी का। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वेरिएबल कास्ट होता क्या है। इसको भी मैंने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया है, डिटेल में इसको बताया है। आप मेरे फंडामेंटल प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बस समरी में बताता हूँ। वेरिएबल कास्ट वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका रॉ मटेरियल हुआ, एम्प्लॉय को देने वाला एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिक बिल हुआ, जो कि आपका रोज बदल रहा है, हर महीने आपको लगने वाला है, चेंज होता जा रहा है, ये आपका वेरिएबल कास्ट होता है। तो मान लीजिए कि कंपनी में, दोनों कंपनियों में वेरिएबल कास्ट 20-20 रुपये हुए, तो कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ? सेल हुआ था 100 रुपीज़ दोनों का, और कंपनी ए का वेरिएबल कास्ट 20 रुपये, तो कंपनी ए का कितना बचा? 80 रुपये। कंपनी में भी अभी बचा नेट 80 रुपये। ये हुआ आपका EBITDA, अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। दोनों कंपनियों का 80-80 रुपये हुआ। अब इसमें से हम डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं दोनों कंपनी का। मान लीजिए कि दोनों कंपनी का डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन 20-20 रुपये हो, तो इस केस में कंपनी ए का जो ईबिट बचेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बचेगा 80-20, अर्थात 80-20 अर्थात 60 रुपये। कंपनी बी का भी 80-20 अर्थात 80-20 इक्वल टू 60 रुपये। दोनों कंपनी का ईबिट 60 रुपये हुआ। अब माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। चूंकि हम कंपनी ए में 100 रुपये लोन लिए हैं, कंपनी बी टोटल 200 रुपये पे लोन पे काम कर रही है, इसलिए कंपनी ए का 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। चूंकि कंपनी ए पे 100 रुपये का लोन है, तो कंपनी के ए का इंटरेस्ट मान लीजिए 20 रुपये हो, तो उस केस में चूंकि कंपनी बी 200 रुपये डिप्ट पे काम कर रही है, 200 रुपये के उधार पे काम कर रही है, तो कंपनी बी पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 40 रुपये। तो इस केस में जो आपका अभी नेट बचेगा वो बचेगा 40-20 कंपनी ए के लिए, तो वो बचेगा 20 रुपये। तो इस हिसाब से अगर चूंकि कंपनी बी 200 रुपये के लोन पे काम कर रही है, तो उसका इंटरेस्ट होगा 40 रुपये। तो इस केस में आपका जब माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट को, तो कंपनी ए का बचेगा
60 - 20 अर्थात 40 रुपीज, जबकि कंपनी बी का बचेगा 60 - 40 अर्थात 20 रुपीज। अब कंपनी ए के पास 40 रुपये बचे हैं अभी, जिसमें अभी दोनों कंपनियों को टैक्स पे करना है। तो चूंकि जब 30 लाख से ऊपर पे जब ज़्यादा अर्निंग होती है तो 30% का टैक्स लगता है। ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो अगर कंपनी ए पे 40 रुपये, जो 40 रुपये है उस पर अगर 30% का इंटरेस्ट लग जाए तो उसका बचता है 18 रुपये, जबकि कंपनी बी का बचता है 14 रुपये। अर्थात कंपनी ए का नेट प्रॉफिट होता है 28 रुपये, जबकि कंपनी बी का नेट प्रॉफिट होता है 14 रुपये। अर्थात आप कह सकते हैं कि कंपनी साल के अंत में 100 रुपये लगा के 28 रुपये का मुनाफा कमाती है। अर्थात कंपनी ए को 28% का प्रॉफिट हुआ, जबकि कंपनी बी को 14% का प्रॉफिट हुआ। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 28 + 14 कितना होता है? 42। अर्थात कोई भी एक आदमी जो 100 रुपये से काम करना स्टार्ट करे, जिसके पास खुद का 100 रुपये हो और 300 रुपये किसी बाहर से लेकर 2 कंपनी स्टार्ट करे, तो उसको 42% का फायदा होता है पहले साल में। लेकिन यह एक थ्योरेटिकल बात है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेस में इतना करना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान होता कि किसी से लोन लेके कंपनी रन कर ले तो आज सब कोई करोड़पति होता है। ये तो ही लोन लेके इनकम जनरेट करने की बात। एक हाइपोथेटिकल केस था जिसमें हम दोनों का सेल्स 100 माने थे। लेकिन एक ऐसा केस मान के देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपकी मोनोपोली थी, जिस फील्ड में जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जिसके सेल्स अच्छे खासे चल रहे थे, जिसमें आपके बराबर कोई कंपटीटर आ गया। इसको भी ठीक कैलकुलेशन पहले जैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ए के पास, जो कि 2 कंपनियां जो शुरू किया गया था, उसमें कंपनी ए के पास 100 रुपये उसका इक्विटी हो और 100 रुपये किसी से लोन ले रहा हो, जबकि कंपनी बी पूरा का पूरा किसी 200 रुपये से लोन लेके काम करना स्टार्ट करता है। और मान लीजिए कंपटीटर आ गया, कोई और वजह, मार्केट में मंदी आ गई जिसकी वजह से आपका सेल्स डाउन हो गया और 100 से घट के 60 हो गया। तो इस केस में देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। नेट सेल 60 रुपये हो गया। अब उसमें से वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं 20 रुपये, तो कंपनी ए का बचा 60 - 20 अर्थात 40, कंपनी बी का बचा 60 - 20 अर्थात 40। वेरिएबल कास्ट माइनस करने के बाद दोनों कंपनियों के पास 40 रुपये बचे। ये आपका इबिदा हुआ। इबिदा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अर्थात यह एक ऐसा प्रॉफिट है आपका जिसमें अभी आपका टैक्स इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इंक्लूडेड है। तो हम एक एक करके इसमें से माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं। तो मान लीजिए कि हम 20 रुपये दोनों कंपनियों से डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं, तो अब बचेगा हमारा ईबिट। तो क्या था, हमारे पास 40 बचे हुए थे दोनों कंपनियों के, कंपनी ए और कंपनी बी के पास। तो कंपनी ए में क्या होगा कि जब 20 रुपये माइनस करेंगे तो 40 - 20 अर्थात 20 रुपये बचेगा। ये होगा आपका ईबिट। जबकि कंपनी बी के पास जब 20 माइनस करेंगे तो उसका भी बचेगा 40 - 20 अर्थात 20। अर्थात जो ईबिट हुआ आपका वो दोनों के पास 20 बचा हुआ है। अब चूँकि कंपनी ए 100 रुपये के लोन पे काम कर रही है तो इसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 20 रुपीज़, जबकि कंपनी बी 200 के रुपये लेके पूरा का पूरा काम कर रही है तो उसको चुकाना पड़ेगा 40 रुपये। चाहे कंपनी फायदे में जाए या नुकसान में जाए, इंटरेस्ट अर्थात ब्याज तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो चूँकि कंपनी ए के पास जो ईबिट बचा हुआ था 20 रुपये बचा हुआ था, इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 20 - 20 अर्थात 0। अर्थात कंपनी साल के लास्ट में कंपनी ए साल के लास्ट में 0 रुपये का प्रॉफिट करती है। जबकि हम कंपनी बी का केस देखते हैं तो उसका इंटरेस्ट हुआ 40 रुपये, जबकि कंपनी बी का ईबिट बचा था 20 रुपीज़। तो उसका जब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो वो बचेगा हमारा 20 - 40 अर्थात -20 रुपीज़। अभी हम टैक्स नहीं दिए हैं तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो टैक्स कहाँ से देंगे। तब भी अगर हम कंसीडर करें दोनों को तो कंपनी ये साल के अंत में 0 रुपये का प्रॉफिट करती है। अर्थात जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, कंपनी के पास उधारी कम था, कंपनी आधे अपने पैसे पे काम कर रही थी, आधे दूसरे के पैसे पे काम कर रही थी, तब कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 0 आता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपका शेयर का दाम तो बढ़ा नहीं लेकिन आपको नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरे केस में एक ऐसी कंपनी जो पूरा का पूरा उधार लेके काम कर रही थी, उसका थोड़ा सा मार्केट गिरने से, थोड़ा सा उसका सेल्स डाउन होने से कंपनी -20% लॉस में चली गई है। जहाँ तक मैंने मार्केट को एनालिसिस किया है और बहुत सारी कंपनियों के चार्ट देखा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, शेयर मार्केट में ज़्यादातर वो कंपनियाँ पिटी हैं, ज़्यादातर वो कंपनियाँ डूबी हैं जिनके ऊपर कर्ज ज़्यादा था। जैसे किंगफिशर क्यों डूबी? क्योंकि उसके पास कर्ज ज़्यादा था। किसी की कंपनी के ऊपर अगर कर्ज हो तो होता क्या है, कंपनियां कैसे बिहेव करती हैं। कंपनी प्रॉफिट कमाने के बजाय, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के बजाय वो अपने कर्जा को चुकाने के पीछे लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस कंपनी को एक्सपेंशन करने के बजाय कर्जे पे चला जाता है। उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है।
जिसके वजह से कंपनी के में डाउनफॉल देखने को हमेशा मिलता है। और फाइनली ज़्यादा कर्जे कर्जे की वजह से ज़्यादातर कंपनियां डूब जाती हैं। इसका कई सारे एग्जांपल हमारे सामने देख सकते हैं। अभी किंग फिशर, अगर हम दोनों कंपनियों का समरी देखें अगर, तो कंपनी ए के पास आधा उसका खुद का पैसा था, आधा उसका इक्विटी था और आधा वो कर्जे पे काम कर रही थी। तो इस केस में कंपनी को 28% का मुनाफा होता है। अर्थात अगर कंपनी ऐसे ही 10 साल काम करे तो कंपनी को 280% का मुनाफा होगा। अर्थात कंपनी अपने इक्विटी से 3 गुना बढ़ जाएगी। और कंपनी 5 साल में अपना जो भी पैसा कंपनी में लगाएगी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको चुकता कर देगी, उसको उतार देगी। लेकिन वही कंपनी बी का केस देखें तो थोड़ा सा सेल्स डाउन जाने से कंपनी पूरी तरह से डूब गई है, 20% लॉस में चली गई है। अगर ऐसा ही 2-3 साल तक लगातार हो तो मान लीजिए, कंसीडर कीजिए कि कंपनी 200 रुपये में स्टार्ट हुई थी, पहले साल कंपनी 20% लॉस में चली गई है। अब उसके पास ऑलरेडी कैश है ही नहीं कंपनी को बैलेंस करने के लिए। अगर कंपनी 2 साल और लॉस में चली जाए तो उसके पास कैश तो है नहीं, तो कैसे कंपनी को मैनेज कर पाएगी? कंपनी को शट डाउन होना पड़ेगा और आपके पूरे के पूरे पैसे जो कि उस कंपनी में लगे हुए हैं, पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो कभी भी ऐसी कंपनी मत चुनिए जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो, जिस कंपनी के ऊपर डेब्ट ज़्यादा हो। किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले किसी भी कंपनी का सबसे पहला पॉइंट देखिए कि उस कंपनी के ऊपर कर्ज है कि नहीं है। कंपनी कितना अपना पैसा लगा के काम कर रही है और कितना बाहरी वाले का पैसा लगा के काम कर रही है। अगर उसका कर्ज 1:1, अर्थात जो भी उसका इक्विटी है और उसका डेप्थ है, अगर इसका रेशियो 1:1 तक है तो ठीक है। हालांकि डेप्थ और कम होना चाहिए, लेकिन इतना है अगर कंपनी की ब्रांड बहुत अच्छी है तो आप सोच सकते हैं, जबकि उसके बाकी पैरामीटर ठीक होने चाहिए। और सबसे खास बात, केवल नेट प्रॉफिट देख के आप कंपनी में निवेश मत कीजिए। नेट प्रॉफिट होता है, जो नेट मार्जिन होता है कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है। आपको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में भी मैं पीछे काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। आप मेरा फंडामेंटल का प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर डिटेल में देखिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी होती क्या है। मैं इसको अगर समरी के रूप में बताता हूँ बस, तो जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उसका कितना रिटर्न दे रही है कंपनी मुझे। जैसे मान लीजिए मैं 10 रुपये कंपनी में लगा रहा हूँ, तो 10 रुपये के बदले मुझे कंपनी साल के अंत में कितना देगी, ये होता है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जितना कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो तो वो एक अच्छा साइन होता है। लेकिन हाँ, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी अर्थात आरओई के बेस पे किसी भी शेयर को जज करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बाकी पैरामीटर भी देखने होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले किन बातों को विशेष करके ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको शेयर के प्राइस देख के डिसाइड नहीं करना है कि ये स्टॉक ज़्यादा महंगा है या सस्ता है। अगर कोई कंपनी के शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगा, वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। आपको कंपनी की व्यवसाय देखे, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका देखे किसी भी स्टॉक को पिक करना है, न कि कंपनी के स्टॉक की प्राइस को देख के। कंपनी किस तरह से अपना व्यवसाय कर रही है, कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस कर रही है, ये चीज़ देखना है। आप कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी कितना अपना पैसा लगा रही है, कंपनी कितना बाहर वाले के पैसा लगा रही है। तीसरी पॉइंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने जाइए तो कंपनी का मैनेजमेंट देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं रतन टाटा की एग्जांपल लूँ तो रतन टाटा के बारे में आप शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, एक ब्रांड अच्छी है। चौथी बात, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, कंपनी की हिस्ट्री चेक कीजिए। इसके लिए बहुत ईजी सा तरीका होता है कि उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए गूगल पे और उसके आगे फ्रॉड लिखिए। जैसे ही आप लिखेंगे तो कंपनी ने कोई भी अगर फ्रॉडबाजी की होगी हिस्ट्री में तो आपके सामने होगा। कोई भी अच्छी कंपनी जनरली इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती हैं, इससे उनका इमेज डाउन होता है, उनका ब्रांड गिरता है। तो आप इसको सबसे पहले चौथी बार आप उसकी ब्रांड चेक कीजिए, उस कंपनी की इमेज देखिए, हिस्ट्री। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखना है आपको कि कंपनी के एम्प्लॉय की पॉलिसी क्या है, उस कंपनी की पॉलिसी क्या है बिजनेस के लिए। ये भी आपको स्टॉक को पिक करने के लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक किया जाता है, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे अरेंज किया जाता है और वो आपके स्टॉक को पिक करने में कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर हमारे वीडियो में कुछ भी छूट गया हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।